भारत को रशिया से ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजिक फायदा मिल रहा है जिसके कारण पूरी दुनिया की नजर भारत और रशिया की एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर टिकी हुई है? क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से ऐसा क्या हो गया है कि भारत की सरकार को अपने नागरिकों को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी है। ईरान ने ऐसा कौन सा गेम प्लान तैयार किया है जिससे भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के ऊपर असर पड़ सकता है? उसके बाद पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर ने भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा क्या बयान दिया है जिसकी पाकिस्तान में काफी चर्चा हो रही है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। दुनिया की कई सारी ऑयल एंड गैस ट्रैकिंग कंपनीज यही ट्रैक करती हैं कि भारत ने रशिया से कितने बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल, गैस या टोटल एनर्जी इंपोर्ट किया है, और हर महीने इससे रिलेटेड डेटा पब्लिश किया जाता है। जून महीने का डेटा भी सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जो कि एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डेटा रिलीज किया है और क्रिया के डेटा के मुताबिक जून महीने में भारत ने रशिया से 5.5 बिलियन यूरोस के फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट किए हैं। यानी जून महीने में भारत ने रशिया से जो क्रूड ऑयल प्लस रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस कोल प्लस नेचुरल गैस प्लस एलपीजी गैस परचेज की है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंडर आते हैं। इसके लिए भारत ने रशिया को 5.5 बिलियन यूरोस पे किए हैं। 5.5 बिलियन यूरोस को अगर हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 6.2 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। यानी 6.2 बिलियन डॉलर्स वर्थ की भारत ने जून महीने में रशिया से एनर्जी इंपोर्ट की है। क्रिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6.2 बिलियन डॉलर्स में से अराउंड 83% पेमेंट्स अकेले क्रूड ऑयल के लिए की गई हैं। यानी जून महीने में भारत ने रशिया से 5.2 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल इंपोर्ट किए हैं और उनको बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट रिफाइनरीज या फिर सरकारी रिफाइनरीज ही रशियन ऑयल परचेज कर रही हैं। क्रिया ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि चाइना रशिया की एनर्जी का सबसे बड़ा बायर है। चाइना ने जून महीने में 8.3 बिलियन डॉलर्स वर्थ के फॉसिल फ्यूल्स रशिया से परचेज किए थे और उसके बाद सेकंड के ऊपर 6.2 बिलियन डॉलर्स के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा बायर था। लेकिन खास बात यह है, भारत और चाइना ये दोनों देश मिलकर रशिया की 80 से 85% एनर्जी इंपोर्ट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए रशिया को अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स में ज्यादा कोई परेशानी नहीं आ रही है। भारत की बात करें तो रशिया आज भी भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है। इसके ऊपर रॉयटर्स ने भी एक स्टोरी की है और बताया है कि रशिया भारत को $10 पर बैरल तक का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि इंपोर्ट बिल में कई बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। भारत के बिलियन ऑफ डॉलर सेव हो रहे हैं। ऑब्वियस है कि अगर इतना ह्यूज डिस्काउंट भारत को मिलेगा तो भारत रशियन ऑयल और गैस के इंपोर्ट बढ़ाएगा ही। फिर चाहे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इनको भारत और रशिया की एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों ना हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पीयूष गोयल सर 13 जुलाई से 17 जुलाई तक यूरोप के 3 देश स्पेन, उसके बाद बेल्जियम और फिर फिनलैंड की यात्रा के ऊपर जा रहे हैं। इनके साथ भारत के कई बड़ी बड़ी कंपनीज का एक हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन भी जाएगा। ट्रेड डील तो खैर इन कंट्रीज के साथ साइन नहीं होगी क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के अंडर आती हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ हमने अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इन तीनों कंट्रीज के साथ बायलैटरल लेवल के ऊपर ट्रेड और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका सिचुएशन को लेकर। भारत की सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इशू कर अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन फायर करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में क्या हुआ कि ईरान ने ओमान की कोस्ट के पास सिचुएटेड एक GFS गैलेक्सी नाम के शिप के ऊपर हमला किया था, जिसमें 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इस एक्शन में ओमान की अथॉरिटीज की मदद से 11 इंडियंस में से 10 इंडियंस को शिप से रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक इंडियन अभी भी लापता बताया जा रहा है। भारत की सरकार विदेश में सभी इंडियंस को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है। ऐसे में यहाँ पर भी भारत की जो ओमान में एम्बेसी है उसको इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक्टिव होने के आदेश दे दिए गए थे। ओमान की अथॉरिटीज के साथ इंडियन एम्बेसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है। रेस्क्यू किए गए इंडियंस को फैसिलिटेट करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा एक्टिव होकर स्टेप उठाए जा रहे हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर भारत की सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें भारत की सरकार ने कहा है कि ओमान की कोस्ट के पास कमर्शियल शिप GFS गैलेक्सी के ऊपर ये जो हमला हुआ है उसकी भारत कड़ी निंदा करता है और इस शिप के ऊपर 11 भारतीय नागरिक मौजूद थे। उनमें से अब तक 10 को तो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। और ओमान में मौजूद हमारी एम्बेसी इस पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए है
और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ओमानी अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है। हम ओमानी अथॉरिटीज का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं, यानी ओमान को थैंक्स बोलते हैं। इसके आगे भारत ने कहा है कि इस पूरे रीजन में कमर्शियल शिप्स के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, और हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि टेंशंस को तुरंत कम किया जाए और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए जो बातचीत चल रही है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि रीजन में शांति और स्थिरता वापस आ सके। कमर्शियल शिप्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना बंद होना चाहिए। इसके आगे भारत ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक इस रीजन के जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उनमें बिना किसी रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाना चाहिए। यानी जो ईरान समुद्री रास्तों के ऊपर रोक लगा रहा है उसको जल्द बंद किया जाए और जो समुद्री रास्ते हैं उसको वापस से खोल दिया जाए, ये भारत ने साफ और क्लियर शब्दों में कहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट और एक समय पर भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बासित ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है और भारत की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक ताकत की प्रशंसा की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नवभारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का अपने देश में भव्य तरीके से स्वागत किया, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने जो पीएम मोदी की तारीफ की, उसके कारण पाकिस्तान में काफी लोग चिंतित हो गए हैं कि ये किस तरह से मुस्लिम देश होते हुए भी इंडोनेशिया और भारत के बीच इतने करीबी संबंध बनते जा रहे हैं। उसी पर बात करते हुए भारत में राजदूत रह चुके अब्दुल बासित ने एक स्टेटमेंट इशू की है। अपनी स्टेटमेंट में अब्दुल बासित ने कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो शख्सियत हैं वो काफी दिलचस्प है, और खासकर उस वक्त जब वो कोई विदेशी दौरा करते हैं तो काफी तैयारियां की जाती हैं। इंडोनेशिया का जहां तक ताल्लुक है तो पारंपरिक तौर के ऊपर भारत और इंडोनेशिया के पहले से ही काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि जब से भारत और इंडोनेशिया वजूद में आए हैं तब से दोनों के रिश्ते जबरदस्त रहे हैं। अब्दुल बासित ने इसके आगे कहा कि अभी भी अगर आप देखिए तो पिछले वर्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जनवरी में पाकिस्तान आना चाह रहे थे और दोनों देशों के बीच काफी सारी बातें तय हो चुकी थी, लेकिन ये डिसाइड हुआ कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत भी जाएंगे और पाकिस्तान की भी यात्रा करेंगे। लेकिन भारत ने उस समय इसके ऊपर ऐतराज जता दिया। भारत ने कहा कि आप क्यों भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं। भारत ने उनसे कहा कि भारत तो किसी और लीग में है और पाकिस्तान को खाते में भी नहीं है, तो आप भारत से पाकिस्तान मत जाइए। और इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं आए, ये कहना है अब्दुल बासित का। अब्दुल बासित ने अपनी ये स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी अजीब शख्सियत हैं। उन्होंने मोदी से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हिंदू बन गया हूँ, और ये बात अब्दुल बासित को थोड़ी सी पसंद नहीं आई है, अटपटी लग रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान की एम्बेसी का ट्वीट है। दरअसल ईरान की एम्बेसी ने इन्फॉर्म किया है कि ईरान की IRGC के ऑर्डर्स के ऊपर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला किया गया है। जब तक अमेरिका इस रीजन में अपनी दखल खत्म नहीं कर देता है तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अब कोई भी शिप क्रॉस नहीं होगा, ये कहना है ईरान की IRGC का। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट के ऊपर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत ने रशिया के रूप में एक परमानेंट सप्लायर अपने लिए ढूंढ लिया है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में तो भारत को कोई भी मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना सबके लिए चिंता का विषय है। इसके साथ ही ईरान की सरकार ने कहा है कि हमने अमेरिका के साथ सभी चैनल्स के जरिए टॉक्स और नेगोशिएशंस को बंद कर दिया है। हम अमेरिका से तब तक टॉक्स और नेगोशिएशंस वापस से स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक अमेरिका ईरान की कुछ कंडीशंस नहीं मान लेता है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि उनकी 2 मुख्य मांगे हैं। पहली कंडीशन यह है कि अमेरिका और उसके साथी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के कंट्रोल और ईरान के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चैलेंज ना करें। ईरान जो रास्ता बता रहा है वहीं से शिप्स और वेसल्स क्रॉस हों। जबकि दूसरी कंडीशन यह है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर अमेरिका ने जो वापस से पाबंदी और सैंक्शंस लगा दिए हैं उनको हटाकर ईरान को तेल और गैस एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। ईरान का कहना है कि जब तक ये दोनों कंडीशंस अमेरिका मान नहीं लेता है तब तक टॉक्स बंद रहेंगी, ये कहना है ईरान की सरकार का। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर वापस से हमले शुरू किए हैं, इनमें कतर और इराक का भी नाम सामने आ रहा है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन के साथ साथ इराक और कतर के ऊपर भी हमले किए हैं। इनके शिप्स को भी निशाना बनाया है। कतर तो वही देश है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच नेगोशिएशंस करवा रहा था। कतर तो ईरान की मदद कर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहा था, और आज ईरान ने कतर के ऊपर भी निशाना साधना स्टार्ट कर दिया है। इस बार जो फ्रेश एस्केलेशन हुई है इसमें इजराइल तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं है। इजराइल साइड के ऊपर बैठकर अमेरिका और ईरान के बीच ये हमले एक्सचेंज होते देख रहा है। आपको क्या लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से क्या अमेरिका और इजराइल इन दोनों देशों की दोस्ती में दरार आ गई है?
या फिर ये दोनों देश कभी अलग नहीं हो सकते हैं? हाँ या फिर ना नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।